लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख द प्रेसिडेंट ऑफ वॉर, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लेख का मूल तर्क ये है कि जहां पहले अमेरिकी सेना को आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वहीं अब राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में सैन्य कार्रवाई एक नियमित और त्वरित राजनीतिक औजार बनती जा रही है। लेख की शुरुआत उस वीडियो से होती है जिसमें ट्रंप ने यूएसए टोपी पहनकर ये घोषणा की कि अमेरिका ने ईरान में बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी है और वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। लेख के अनुसार ये फैसला ना तो पर्याप्त कूटनीतिक कोशिशों के बाद लिया गया और ना ही अमेरिकी जनता को स्पष्ट रूप से बताया गया कि असली मकसद क्या है। कभी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा बताया गया, कभी ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खतरा, तो कभी वहां के मानवाधिकार हनन को वजह बनाया गया। लेख में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि यमन, सोमालिया, नाइजीरिया, इराक, सीरिया और वेनेजुएला जैसे देशों में भी सैन्य दखल दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की कार्रवाई को प्रशासन ने अपनी बड़ी कामयाबी बताया। लेकिन अखबार चेतावनी देता है कि हर मिशन इतना साफ और बिना नुकसान वाला नहीं होता। बड़े सैन्य अभियानों में अनजाने में हालात बिगड़ने का खतरा हमेशा रहता है। लेख ये भी याद दिलाता है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान के साथ हुए बहुपक्षीय परमाणु समझौते को खत्म कर दिया था। अब जब वो फिर से ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय हथियार निगरानी एजेंसियों और कई पश्चिमी सरकारों को ये भरोसा नहीं है कि ईरान तत्काल परमाणु हमला करने की स्थिति में था। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसेकी, जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे थे, ने भी हमलों को वार्ता प्रक्रिया के लिए झटका बताया। लेख का केंद्रीय संदेश साफ है। सैन्य ताकत का बार बार इस्तेमाल एक खतरनाक मिसाल बनता है। राष्ट्रपति अगर बिना स्पष्ट रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और घरेलू सहमति के युद्ध जैसे फैसले लेने लगें, तो ये लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करता है। और ट्रंप का ताकत दिखाने वाला अंदाज अल्पकालिक दबाव तो बना सकता है, लेकिन इससे लंबी अवधि की स्थिरता या शांति की गारंटी नहीं मिलती। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि अमेरिका को हर जटिल समस्या का हल बम और मिसाइल में नहीं ढूंढना चाहिए। युद्ध आसान बटन नहीं है। एक बार हिंसा का चक्र शुरू हो जाए तो उसे रोकना मुश्किल होता है। इसलिए सैन्य कार्रवाई को सामान्य नीति बना देना दूरदर्शिता नहीं बल्कि जोखिम भरा कदम है, जिसकी कीमत सिर्फ दूसरे देश ही नहीं, खुद अमेरिकी जनता को भी चुकानी पड़ सकती है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख Hundreds of thousands of travelers stands or diverted amid airspace closures in Middle East। इसमें बताया गया है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद मध्य पूर्व का हवाई नक्शा पूरी तरह बदल गया है। ईरान, इजराइल, कतर, इराक, कुवैत, बहरीन, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद या आंशिक रूप से बंद कर दिया, जिससे लाखों यात्रियों की यात्रा योजनाएं ठप हो गई। दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे बड़े ट्रांजिट हब अचानक बंद होने से अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट राडार 24 और फ्लाइट अवेयर के मुताबिक हजारों उड़ानें रद्द या डाइवर्ट करनी पड़ी। रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व आने जाने वाली 20% से अधिक उड़ानें एक ही दिन में रद्द हो गई। एमिरेट्स, कतर एयरवेज और एथिहाद एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस के रोजाना करीब 90,000 यात्री इन हब से गुजरते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिहाज से दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है, भी प्रभावित हुआ। कई विमानों को एथेंस, इस्तांबुल और रोम जैसे शहरों की ओर मोड़ना पड़ा। लेख बताता है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में कुछ एयरपोर्ट और इमारतों को भी नुकसान हुआ, जिससे हालात और गंभीर हो गए। एयरलाइंस ने यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस जांचने और देरी के लिए तैयार रहने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है, अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो उड़ानों के रास्ते बदलने से
ईंधन खर्च बढ़ेगा और टिकट महंगे हो सकते हैं। लेख का सीधा संदेश है, ये जंग सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डाल रही है। हवाई क्षेत्र बंद होने से वैश्विक यातायात तंत्र हिल गया है। जब तक हालात शांत नहीं होते, यात्रियों को अनिश्चितता, देरी और अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ेगा। ये लेख दिखाता है कि क्षेत्रीय संघर्ष कैसे कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया की उड़ानों को प्रभावित कर सकता है। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख द केरल स्टोरी 2 एक फिल्म से क्या राज्य का सामाजिक ताना बाना बिखर सकता है। इसमें द केरल स्टोरी 2 को लेकर उठे विवाद और उसके सामाजिक राजनीतिक असर की पड़ताल की गई है। केरला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के स्टे को हटाते हुए फिल्म की स्क्रीनिंग की इजाजत दे दी, जिसके बाद बहस और तेज हो गई है। सवाल यही है, क्या एक फिल्म किसी राज्य के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर सकती है? ये फिल्म 2023 में आई द केरला स्टोरी का सीक्वल बताई जा रही है। ट्रेलर में दिखाए गए कथानक, जहां मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू या ईसाई महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने की बात कहता है। इसको लेकर आपत्तियां उठी हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म में दिखाए गए दावे राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। 2020 और 2024 के आधिकारिक आंकड़ों में धर्म परिवर्तन का चित्र कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी दिखता है, न कि एक तरफा जैसा कि फिल्म में संकेत मिलता है। लेख में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सन्नी कुट्टी अब्राहम और केरल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर जे प्रभाष जैसे विश्लेषकों के हवाले से तर्क सामने रखा गया है कि ऐसी फिल्में तात्कालिक चुनावी लाभ भले न दे, लेकिन समाज में धीरे धीरे ध्रुवीकरण के बीज बो दे सकती हैं। उनका कहना है कि अलग अलग समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर भविष्य में राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश हो सकती है। नारीवादी शोधकर्ता प्रोफेसर जे देविका के मुताबिक ये अभियान मलयाली समाज की छवि को नुकसान पहुंचाता है और महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर वैचारिक राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। उनका मानना है कि बदलते जनसांख्यिकी परिदृश्य और युवाओं की स्वतंत्र पसंद को लेकर पैदा डर को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। राजनीतिक मोर्चे पर प्रतिक्रियाएं भी बढ़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फिल्म को सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बताया, जबकि कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने इसे समाज को बांटने वाली बताया। दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा, हर किसी को फिल्म बनाने का अधिकार है और अगर कुछ गैरकानूनी होगा तो अदालत देख लेगी। कुल मिलाकर बीबीसी का ये लेख समझाने की कोशिश करता है कि विवाद सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं है। मुद्दा ये है कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, तथ्य, राजनीति और चुनावी रणनीति, ये सब किस तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं। फिल्म से तुरंत राजनीतिक भूचाल भले ना आए, लेकिन अगर इससे समाज में अविश्वास और ध्रुवीकरण बढ़ता है तो उसका असर आने वाले समय में राज्य की सामाजिक और राजनीतिक दिशा पर पड़ सकता है। ये बहस सिर्फ सिनेमा की नहीं बल्कि समाज की सेहत की भी है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,
Facebook, Telegram,